होने देंगे। राहुल गांधी ने आज तक के सवाल पर यह जवाब दिया है और ये 24 अप्रैल रोड में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ना कहें लेकिन एक तरफा संवाद जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने मीडिया के जरिए देश से बनाने की कोशिश की, उसके संकेत बहुत साफ थे। राजनीतिक तौर पर टकराव और तीखा होगा, राजनीतिक तौर पर हमले एक दूसरे के ऊपर और ज्यादा होंगे और कांग्रेस जो अब तक लड़ाई संसद के भीतर लड़ रही थी, क्या वो अब सड़क के जरिए इस राजनीति को आगे बढ़ाएगी? ये एक संकेत इसलिए है क्योंकि सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल का जिक्र सोनिया गांधी ने आरोप लगाया सरकार पर और राहुल गांधी ने सीधे इस बात का जिक्र किया कि झूठे इल्जाम प्रधानमंत्री मोदी लगाते हैं और उसके जरिए वो चाहते हैं कि वो झुक जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। यानी ये पहली बार भारत की राजनीति में बहुत सीधा और तीखा हमला जिस तरीके से सरकार पर लगाए जा रहे हैं और कांग्रेस में दूसरे नेता नहीं बल्कि खुद गांधी परिवार ही आकर जब खड़ा हो गया है, तो ऐसे में कांग्रेस के सामने और कांग्रेस के भीतर रणनीति जाहिर है सिर्फ एक ही होगी, सत्ता पर निशाना साधना। लेकिन दूसरा सवाल यहीं से शुरू होता है जिसको लेकर हम लोग लगातार बहस कर रहे हैं। अगर टकराव की यह स्थिति है तो पहले समझौता किसे करना होगा? देश चलाना है, सरकार चलानी है, पार्लियामेंट चल नहीं रही है, पॉलिसीज इस दौर में खुद अपने बूते कैसे आगे आप बढ़ा सकते हैं, यह सारी परिस्थिति है। सहमति नहीं होगी और अगर किसी भी नीतिगत फैसले के तहत टकराव इस हद तक है कि आप हमको फंसा रहे हैं, तो इसके आगे का रास्ता जाता किधर है? जस्टिस फखरुद्दीन साहब, हम पॉलिटिकल वे में आए लेकिन हम जरा इस प्रोसेस को, चूंकि आपका एक लंबा अनुभव है जुडिशरी को लेकर। मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत कभी नहीं होगा। धन्यवाद। लेकिन लड़ाई को आगे कैसे लेके जाएंगे? Gandhi almost seeming to be victorious, coming out with very positive vibes. तो राहुल गांधी ने कहा कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होगा। ध्यान दें तो प्रधानमंत्री मोदी ने दो नारे मुक्ति को लेकर दिए थे, एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत, एक कांग्रेस मुक्त भारत। संयोग से यह मामला करप्शन, क्रिमिनल जो भी था उसके मद्देनजर था। कांग्रेस उस मुद्दे को लेकर बहुत सीधा आरोप लगाया कि सरकार फंसा रही है। अब यहां पर सवाल है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि अगर संसद में समूची ताकत है, जिसका जिक्र खुद कहा फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने ब्लॉग में लिखकर कि पार्लियामेंट ही पावरफुल है, कॉन्स्टिट्यूशन यही व्याख्या करता है। हमारा सवाल है कि जब पॉलिटिकल पावर्स के ऊपर कोई आरोप विपक्ष में बैठकर लगाता है या पॉलिटिकल पावर या सत्ता ही अगर विपक्ष पर आरोप लगाती है, राजनीति को अगर न्यायपालिका के कटघरे में खड़ा करती है और ये नज़ारा देश के सामने अगर आएगा टकराव का, तो फिर वही स्थिति है, रास्ता है या नहीं है, या सत्ता बदलना, सत्ता पाना, इस दिशा में देश जा चुका है? प्रयास किया जा रहा है उस तरफ जाने का, लेकिन मेरा ख्याल है कि जुडिशरी ने बहुत ही समझ बूझ कर बैलेंस रखा है। आप यहाँ आज भी देखिए बड़ा परिपक्व जज का फैसला रहा। जमानत हुई, इनके ऑब्जेक्शन सुने और उसको वो कर दिया। तो न्यायिक प्रक्रिया जो हमारे देश की है, अभी आज आप ये नहीं कह सकते कि इनमें से कोई भी उसको आहत कर सके। नहीं, हम ये कह रहे हैं राहुल गांधी कोर्ट से निकल कर आए हैं उसके बाद और नारे देखिए क्या गूंज रहे हैं। हम जरा दर्शकों को सुनाना चाहेंगे 24 अकबर रोड के नारे जिस लहजे में गूंज रहे हैं, इन्होंने चुनावी जीत नहीं है, कन्वर्ट कर लिया, आपने कन्वर्ट कर लिया, इन्होंने कन्वर्ट कर लिया। यानी आप इस बात ने इनकी स्ट्रेटजी, कांग्रेस की स्ट्रेटजी जो है वो कन्वर्ट करके ले आई और इसलिए डायरेक्ट अटैक पीएम पर राहुल गांधी ने किया। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके। सुधांशु त्रिवेदी जी, सोनिया गांधी ने सरकारी एजेंसी का, अच्छा वो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी, आप, हमारी आवाज आ रही है अब तक? अच्छा, वो धीरे धीरे उस प्रोसेस में आए, उससे पहले हम जरा सा बहस को और आगे बढ़ा दें। जिस बात का जिक्र उमलेश जी खेमका साहब ने भी किया और इस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन एक दूसरी दृष्टि देखिए तो भारतीय राजनीति क्या सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है, या संसदीय राजनीति को लेकर सवालिया निशान लग रहे हैं, या जुडिशरी भी उसके सामने कुछ नहीं कर पा रही है? क्योंकि यूपी के लोकायुक्त की नियुक्ति ऐतिहासिक फैसला जरूर है, लेकिन पता चलता है उस लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर जो सियासी पेच था वो हावी हो गया। नहीं, देखिए, आप बड़े बृहत्तर सवाल खड़ा कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इनका उत्तर भी बहुत जटिल है, इतना इजी नहीं है कि एक लाइन में कहा जाए। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी समस्या आज जो है
जो कंटेम्प्रेरी जो गवर्नेंस है और पॉलिटिक्स है कि ये इतनी बुलंद ढंग से चुनी गई सरकार है, लेकिन ये बुलंद ढंग से गवर्नेंस का काम नहीं कर रही है। जो गवर्नेंस का काम है, जैसे देखिए मैं कहता हूं कि आप अगर 2 साल के अंदर बेहतरीन शासन देते, महंगाई पर कंट्रोल करते, प्रशासकीय भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करते और आप ये साबित करने की कोशिश करते कि आप पर लगाए जा रहे सेकुलर ब्रिगेड के संकीर्णता संबंधी आरोप, डॉगमेटिज्म संबंधी आरोप, कम्युनलिज्म संबंधी आरोप बिल्कुल बेबुनियाद थे, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी ताकत के साथ सरकार और बीजेपी जनता के बीच उभरती। आप करप्शन की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 2-4 नेताओं के खिलाफ टारगेट, आपकी जो पूरी निशानदेही है वो कुछ नेताओं पर है। मेरा ये कहना है कि क्या आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पैरेलल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए कोई इनिशिएटिव लिया 18 महीने में? आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए कोई इनिशिएटिव लिया? बुनियादी तौर पे मैं मानता हूं, मेरी हो सकता है समझ गलत हो या सीमित हो, कि भारत में करप्शन के लिए सबसे बड़ी कोई अगर जिम्मेदारी किसी की है तो वो पॉलिटिकल सिस्टम की है और उसमें बुनियादी तौर पे इलेक्टोरल सिस्टम की है। अगर अरबपतियों और करोड़पतियों से भर गया है पूरा का पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक जमाने में 1000 खर्च करके लोग चुनाव जीता करते थे, आज पंचायत का चुनाव करोड़ रुपए और लाखों रुपए में लड़ा जाता है और जीता जाता है। ऐसे दौर में एक आम कार्यकर्ता राजनीति में कैसे टिकेगा जो बेईमान न हो? तो आप पूरी राजनीति आज देश में बेईमान बनने के लिए कार्यकर्ताओं को अभिशप्त कर रही है, उनको मजबूर कर रही है। हम एक नजारा आपको दिखाते हैं जिस बात के लिए का क्या नहीं, एक सेकंड, हाँ। क्या बीजेपी, क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो नमन करके पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर आए थे, क्या वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की इस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे? क्या वो सिस्टमेटिक चेंज लाएंगे ताकि ईमानदार लोग भी राजनीति में दाखिल हो सकें? ये मेरा ये कहना है। चलिए हम आपको नजारा दिखाते हैं, ये 24 अकबर रोड, ये जो उस वक्त का नजारा है जिस समय अदालत के भीतर पहुंचे थे मनमोहन सिंह, उस वक्त का ये हालांकि तस्वीर चल रही है, लेकिन तस्वीर दर तस्वीर सिलसिला जो है ये बतलाता है कि किस तरीके से ये पूरा आज का। साथियों, आज अदालत में मैं साफ मन से पेश हुई हूँ, जैसे कि किसी भी कानून का पालन करने वाले नागरिक को करना चाहिए। देश के कानून बिना किसी भय और पक्षपात के सभी के ऊपर बराबर लागू होते हैं। मुझे जरा भी संदेह नहीं है, सच्चाई सामने आएगी। हम अपने राजनीतिक विरोधियों के हमले और उनके निंदा के अभियान से पूरी तरह वाकिफ है। यह सिलसिला पीढ़ियों से चला आ रहा है। यह और बात है कि ये लोग हमें कभी भी अपने रास्ते से हटा नहीं पाए। मौजूदा केंद्र सरकार अपने विरोधियों को जानबूझकर निशाना बना रही है और इसके लिए वो सरकारी एजेंसी का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रही है। हम में से कोई भी डरने वाला नहीं है। इनके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस के सिद्धांतों, कांग्रेस के नीतियों और गरीबों के हितों की रक्षा के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। धन्यवाद। का आदर करता हूं। मोदी जी झूठे इल्जाम लगवाते हैं और वो सोचते हैं कि विपक्ष झुक जाएगा। मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक को बताना चाहता हूं कि मैं और कांग्रेस पार्टी नहीं झुकेंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम गरीब लोगों के लिए, कमजोर लोगों के लिए लड़ते रहेंगे, हम विपक्ष का काम करते रहेंगे और हम 1 इंच पीछे नहीं जाएंगे। धन्यवाद। राहुल गांधी यही नहीं रुके, मीडिया ने चाहा कि वो कुछ और बोले, वो मीडिया के पास गए, लेकिन फिर वहीं पर एक लाइन में उन्होंने सारी बात कह दी। देखिए, मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत कभी नहीं होगा। धन्यवाद। लेकिन लड़ाई को आगे कैसे लेके जाएंगे? आप देखिए। और दूसरी तरफ सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा जिस वक्त पूरी की पूरी अदालती प्रक्रिया खत्म हुई, उसके बाद क्या कहा, यह सुनिए।
आरोपी आज सारे उपस्थित रहे, सिर्फ ये पित्रोदा नहीं आए थे। तो पित्रोदा के लिए मैंने कहा कि वारंट जारी करनी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि अगले हियरिंग में नहीं आएंगे, तो फिर आप उस समय ये प्रेयर कर सकते हैं। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है कि एक और चांस दिया जाता है। उन्होंने अपना सर्टिफिकेट दिया कि कान में कोई तकलीफ है तो वो विदेश नहीं जा सकते। तो फिर उसके बाद सवाल आया कि उन्होंने सीधा कहा जज ने कि बेल एप्लीकेशंस आपने तैयार किया? उन्होंने कहा हाँ तैयार किया। मैं तो सोच रहा था उसमें बहस होगी और बिल्कुल चुपचाप उन्होंने बेल। फिर कहा कि कौन श्योरिटी देगा, माने बॉन्ड, जिसको कहते हैं बॉन्ड नहीं मानेंगे, पर्सनल बेसिस में लेंगे, वो भी नहीं हुआ। फिर 50,000 रुपए के लिए बॉन्ड इसने दिया सोनिया गांधी के लिए एंटनी, फिर प्रियंका गांधी ने राहुल को दिया। ऐसे एक एक का था। तो ये एक स्थिति बनी अदालत के भीतर में जिसका जिक्र सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे थे, लेकिन कई सवाल उन आरोपों के दायरे में दोबारा आकर खड़े हो गए हैं। सुधांशु जी, हमारी आवाज अब तक आ रही है? सुधांशु त्रिवेदी जी, हमारी आवाज अब तक आ रही है? हाँ जी, आवाज मुझे आ रही है। आपको आवाज आ रही है? जी, आ रही है। जो बहुत सीधा हमला सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल सरकार कर रही है। मोदी जी झूठे इल्जाम लगाते हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। सोनिया का पहला लाइन, राहुल गांधी का दूसरा लाइन। क्या है बीजेपी की प्रतिक्रिया? देखिए, आज एक लीगल केस के मुद्दे के ऊपर कांग्रेस के नेताओं को कोर्ट में जाना पड़ा। यह देश में पहला मौका नहीं है जब किसी वरिष्ठ नेता को जाकर कोर्ट में खड़ा होना पड़ा हो, मगर एक मामले में यह देश का पहला मौका है। इससे पहले जितने भी मौके आए उसमें राजनीतिक आंदोलन हुए थे। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेताओं के विरुद्ध सरकारी एजेंसियों ने केस फ्रेम किए थे, सरकारी एजेंसियों ने चार्जशीट दाखिल की थी और उसके तहत मुकदमे में अपीयर होना पड़ा था। चाहे आप 1975 के आपातकाल के केसेस, डायनामाइट केस से लेकर अयोध्या के केस तक देख लें। पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि कोई सरकारी एजेंसी इन्वॉल्व नहीं थी, कोई सरकारी चार्जशीट नहीं दाखिल हुई है। एक आम आदमी की केस के ऊपर कोर्ट ने अपने स्तर से यह निर्णय लिया है और कोर्ट ने इस विषय के ऊपर अपना संज्ञान लिया। उस केस में सर, अयोध्या का केस लोग कह रहे हैं, हवाला का केस कह रहे हैं। अरे मैं कह तो रहा हूं, अयोध्या के केस में क्या था? आपके प्रधान जेल में रह के आए हैं। अरे मान्यवर, मैं बोल रहा हूं वो सारे के सारे मामलों में चार्जशीटेड बाय गवर्नमेंट था, या गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ कोर्ट के द्वारा हुआ है। इस अंतर को समझिए, मेरी बात को जवाब दीजिएगा। उन सारे केसेस में चार्जशीट सरकारी एजेंसियों ने फाइल की थी, कहिए हाँ या ना। यहां पर सरकारी एजेंसियों से कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ कोर्ट ने किया है। यहां पर भ्रष्टाचार का मामला है और कोर्ट का मामला है, कहीं सरकार से लेना देना नहीं है। दूसरी बात, सोनिया जी ने एक अभी अपने वक्तव्य में एक बात कही कि साहब हमारे ऊपर टारगेट किया जा रहा है और पीढ़ियों से हम सहते आए हैं। भाई ये बात तो देश का कोई भी बुद्धिजीवी, यहां आपके पैनल पे तमाम लोग बैठे हैं, ये पीढ़ियों से किसने सहा है? 1953 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या, 68 में दीनदयाल उपाध्याय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, 75 का आपातकाल और 92 से लेके नरेंद्र मोदी के खिलाफ चलने वाले केसेस तक। अरे मतलब जिन्होंने पीढ़ियों तक सताया वो आज खड़े होकर मासूमियत से ये कहने लगे 56 साल शासन करने के बाद कि ये पीढ़ियों से हमको सताया गया। ये बात हास्यास्पद नहीं लगती है क्या आपको? इसलिए ये एक विशुद्ध लीगल केस है। सुधांशु जी, एक बात का जवाब दीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी लगती होगी क्योंकि आज जो हार आप देख रहे हैं। नहीं खुशबू जी, एक मिनट, हार जीत पे हम आ रहे हैं, उसमें आपको बहुत हास्य लगता है। नहीं सुधांशु जी, एक बात बताइए, सुब्रमण्यम स्वामी को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी मैं पुराना जनसंघी हूं? हाँ, देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने वक्तव्य में यह भी बोला है कि अथॉराइजेशन तो छोड़िए, उनका किसी भाजपा नेता से कभी इस विषय पे डिस्कशन भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री से वो कभी भी इस संदर्भ में नहीं मिले, ना उन्होंने कोई चर्चा की। नहीं हुआ है।
तो ये बात जो है उनको क्यों, और देखिए कांग्रेस लेकिन मुलाकातें बहुत हुई है, ये केस के तादाद में मुलाकातें बहुत हुई हैं। ये पिछले एक हफ्ते में कितनी मुलाकात हुई है, इसके पहले कितनी बार मुलाकातें हुई हैं।